In this class, we are going to study about the structure of the embryo sac. So, in the previous class, we had seen how embryo sac was formed. That is through megasporogenesis, how one spore remained and other three degenerated. Then the remaining spore developed and underwent three mitosis, and therefore it was able to form the embryo sac. सो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन के बाद जो भी सारे स्ट्रक्चर्स उनमें बनते हैं, दैट इज एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और द सेंट्रल सेल एंड द एग अपैरेटस. सो हमें इस क्लास में उन्हीं तीनों स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द एम्ब्रियो सैक. तो हमने एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देख लिया था. इस क्लास में हमें उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है. सो एम्ब्रियो सैक इज जस्ट लाइक अ ओवल स्ट्रक्चर. ये एक ओवल स्ट्रक्चर होता है. So this is the normal layout of a embryo sac, and we are going to label it first.
तो हमने ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं एक नॉर्मल से एम्ब्रियो सैक के अंदर, दैट इज फ्रॉम द एंटीपोडल सेल टू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो इनमें हम स्टार्ट करेंगे इसके जो एग अपैरेटस है, दैट इज द एग सेल प्लस सिनर्जिड्स। तो एग सेल और सिनर्जिड्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एग अपैरेटस। So we are going to study each of these parts one by one. So first of all we'll start from the micropylar end, यानी कि ये पार्ट जिधर की एग अपैरेटस होता है वो हो, उस एंड को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि ये ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन एम्ब्रियो सैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन एम्ब्रियो सैक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक कहां पर होता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द ओव्यूल होता है। हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन था वो हुआ था ओव्यूल के माइक्रोपाइलर साइड पे, यानी कि जिधर ओव्यूल का ओपनिंग होता है उस तरफ होता है पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन फ्रॉम अ हाइपोडर्मल सेल। सो उसके बाद क्या है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ ओवल, यानी कि ओवल शेप का है एंड ऑल्सो इट इज हैप्लॉइड। हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद हुआ था, तो मियोसिस के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो तो हैप्लॉइड ही होते हैं, तो ये एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड है एंड लाइकवाइज वी आर सीइंग दैट इट इज एम्बेडेड इन न्यूसेलस। तो हमने अपने पिछले क्लासेस में ओव्यूल के स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है ये एम्बेडेड होता है किसी न्यूसेलस के अंदर। तो न्यूसेलस एक तरह का न्यूट्रिशियस टिश्यू होता है जो हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो उसी न्यूसेलस के अंदर ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो होता है वो एम्बेडेड होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप। इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने की 8 न्यूक्लियस कौन है, तो 3 एंटीपोडल सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस, फिर बीच में सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस और यहाँ पर 3 सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस, तो टोटल हो गए 8 न्यूक्लियस। एंड देन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में 3 एंटीपोडल सेल्स, this one is the central cell, this is the egg cell and these are the 2 synergids. So we finally come to the conclusion that it is formed of 7 cells and 8 nucleus. So first of all we are going to define which are the 7 cells. So altogether 3 plus 1 plus 1 plus 2 is 7 cells.
सो जनरली यहाँ से नीट में इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 7 सेल है वहां पर कौन से कितने सेल होते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, फिर एक सेंट्रल सेल है, 2 सिनर्गिड और एक एक्सेल है। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ द 7 सेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। सो नाउ वी विल स्टडी ईच ऑफ दीज पार्ट्स वन बाय वन। So first of all, we'll start from the central and the most important thing, that is the egg cell. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग सेल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा चलाजल साइड में रहेगा, यानी कि जो ऊपर वाला एंड है इसका न्यूक्लियस उस साइड की ओर रहता है, दैट इज टुवर्ड्स हियर। तो इसका जो वैक्यूल होगा, यानी कि प्लांट सेल्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो इस एग सेल का जो वैक्यूल होता है वो होता है इसके माइक्रोपाइलर साइड में, यानी कि टुवर्ड्स द सेंट्रल और द माइक्रोपाइलर साइड। सो दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर इज द वैक्यूल। तो ये वैक्यूल है एग सेल का और ये सारे वैक्यूल्स हैं सेंट्रल सेल के। दीज आर डिफरेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड दिस। सो दिस एग सेल इज द फीमेल गैमीट। तो ये जो एग सेल है इस पूरे एम्ब्रियो सैक का, यानी कि इस पूरे फीमेल गैमीटोफाइट का सिंगल गैमीट है। हमने देखा था कि जब पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था तो पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही फीमेल गैमीट है, दैट इज इट इज द सिंगल फीमेल गैमीट। अब यहां पर इन दोनों सेल्स के बीच में जो वॉल्स होते हैं वो काफी कॉमन होते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो बाहर अंदर की ओर जब सेल्स जाते हैं तो इनके वॉल्स सेपरेट हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। सो यहां पर जो
एग न्यूक्लियस है और सिनर्जिड्स है, दोनों का वॉल्स अगर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखें तो वहां पर दोनों के वॉल्स काफी कॉमन है, दैट इज साथ में फ्यूज करके काफी थिक हो जाते हैं। और अगर चलाजल एंड की तरफ जाएं तो जो दोनों सेल्स हैं इनके वॉल्स सेपरेट हो जाएंगे और काफी पतले हो जाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्स, दैट इज द थिकनेस ऑफ द वॉल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड थिननेस ऑफ द वॉल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड। सो वी हैव सीन दैट। So this was about the normal egg cell. Now we come to the synergids part. तो जो वैक्यूल्स यहां पर होंगे और न्यूक्लियस होंगे वो एग सेल के ऑपोजिट है, यानी कि यहां पर एग सेल में जो न्यूक्लियस था वो चलाजल साइड में था और वैक्यूल उसका था नीचे यानी कि माइक्रोपाइलर साइड में। लेकिन जब सिनर्जिड्स की बात होगी तो सिनर्जिड्स के केस में जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे साइड में यानी कि वो चलाजल साइड में नहीं है और इसके जो वैक्यूल्स होंगे वो होंगे ऊपर की साइड यानी कि चलाजल की साइड में। तो इसके न्यूक्लियस और वैक्यूल्स का पोजीशन और एग सेल के न्यूक्लियस और वैक्यूल्स का पोजीशन जस्ट उल्टा है। सो यहां पर इसका न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर साइड में है, एग न्यूक्लियस का न्यूक्लियस ऊपर साइड में था। लाइकवाइज बीसी की वैक्यूल्स एग का जो था वो माइक्रोपाइलर साइड में था और सिनर्जिड्स का जो वैक्यूल है वो ऊपर साइड में होगा यानी कि चलाजल साइड में होगा। Now we come to this filiform apparatus part. तो यहां पर जो माइक्रोपाइल की साइड में है दैट इज टुवर्ड्स दिस एंड, यहां पर जो सिनर्जिड्स हैं उनके अंदर उसके जो वॉल्स होते हैं दैट इज सिनर्जिड्स के जो वॉल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर घुसे हुए होते हैं या धसे हुए होते हैं, यानी कि द वॉल्स ऑफ द सिनर्जिड्स आर टुवर्ड्स द इनसाइड दैट इज दे आर डिप्रेस्ड और दे आर इन्वेजिनेटेड टुवर्ड्स द इनसाइड। So those invaginations form a special structure which is known as the filiform apparatus, and we are going to later see what is its function. So first of all, this filiform apparatus is a sort of cellular thickening and also it is extension of the wall of the synergids towards the inside or towards the invagination side of the synergids. So we are going to now see what is its function.
सो ये जो फिलिफॉर्म अपैरेटस है, ये जो पॉलन ट्यूब आने वाला है पॉलिनेशन के बाद, तो उस पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर आने में मदद करता है। दैट इज वो पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाता है जिससे कि वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ पाए। सो दिस गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स। तो जो पॉलन ट्यूब होता है इन दोनों में से किसी भी एक सिनर्जिड में एंटर कर सकता है। तो ये जो दो सिनर्जिड्स हैं यहाँ पर, इनमें से एक सिनर्जिड पॉलन ट्यूब के आने के पहले ही डीजेनरेट हो जाएगा और दूसरा पॉलन ट्यूब के आने के बाद डीजेनरेट होगा। सो पॉलन ट्यूब जब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो वो किसी इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू एंटर करता है, यानी कि किसी एक सिनर्जिड को पंक्चर करके एंटर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलन ट्यूब आने वाला है वो जब एंटर करेगा तो किसी एक सिनर्जिड को पेनिट्रेट करके एंटर करेगा। दैट इज वहां पर सिनर्जिड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसमें भी वो एंटर करेगा। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द सिनर्जिड्स हेल्प इन शॉक एब्जॉर्प्शन। तो जब पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करेगा तो उससे एक शॉक जनरेट होगा जिससे कि एग सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है, और अगर एग सेल ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है। ये जो हमारा सिनर्जिड्स है, ये सिनर्जिड्स शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जो शॉक पॉलन ट्यूब के एंटर करने से लगने वाला है उसे एब्जॉर्ब करके वो प्रोटेक्ट करेगा एग सेल को। Now we come to the last part and that is the synergids help in absorbing nutrients। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस एम्ब्रियो सैक के बाहर में क्या होते हैं, तो इस एम्ब्रियो सैक के बाहर में होते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेके ये एम्ब्रियो सैक को ट्रांसफर करता है, यानी कि इसका एक और एक्स्ट्रा फंक्शन है कि एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिएंट या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। नाउ वी कम टू द सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल में वैक्यूल्स हैं और दो पोलर न्यूक्लियाई हैं।
तो ये जो सेंट्रल सेल होता है, इस सेंट्रल सेल को हम कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक का सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल होने के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो होते हैं, और इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी स्टोर होता है। अब हम बात करें इसके न्यूक्लियस की, तो इसके पास दो पोलर न्यूक्लियाई है, यानी कि ये बाई न्यूक्लिएट है, यानी कि इसके पास दो न्यूक्लियस है। लेकिन ये दोनों न्यूक्लियाई जनरली फ्यूज कर जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक का ये जो इकलौता सेल है, दैट इज द सेंट्रल सेल, इट बिकम्स डिप्लॉइड। यानी कि पहले ये बाई न्यूक्लिएट है, ये डिप्लॉइड नहीं है, ये हैप्लॉइड है, लेकिन इसके अंदर दो न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। यानी कि सेंट्रल सेल पहले बाई न्यूक्लिएट होता है और फिर बन जाता है डिप्लॉइड, यानी कि नॉर्मली 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहां पर हमने देखना है कि ये जो सेंट्रल सेल है उसमें दो न्यूक्लियस थे, यानी कि इन्हें हमने बोला था कि ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो जो न्यूक्लियस बनेगा उसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। तो जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर गया तो ये जो सेल है वो तो डिप्लॉइड बन जाएगा, तो देयरफॉर द सेंट्रल सेल बिकम्स डिप्लॉइड। सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल सेल, और इसमें जो वैक्यूल्स है उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं। Now we come to the last part, and that is the antipodal cells.
तो ये जो लास्ट में 3 एंटीपोडल सेल्स है, ये तीनों हैप्लॉइड होते हैं और ये चलाजल एंड पे लोकेटेड होते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज ये काफी जल्दी डीजेनरेट कर जाते हैं, यानी कि ये सूख कर खत्म हो जाते हैं। बट नॉर्मली दे कैन ऑल्सो हेल्प इन ऑब्टेनिंग नरिशमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूसेलर सेल्स। दैट इज वी हैड जस्ट सीन दैट दीज टू सिनर्जिड्स were helping in obtaining nourishment from the surrounding nuclear cells. Likewise, these antipodal cells, if they do not degenerate, they will try to obtain nourishment from the surrounding nuclear cells, because this embryo sac is embedded inside a nucellus. So if it does not degenerate, it will obtain nourishment and provide nourishment to the embryo sac. And then we come to the last and the third point, that is these 3 antipodal cells have plasmodesmatal connections. So we must have studied about plasmodesmata, gap junction, tight junction. So plasmodesmata is a sort of connection between two plant cells. So these 3 cells are interconnected, that is इन तीनों सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और ये बाहर से न्यूट्रिशन लेके अंदर दे सकते हैं अगर ये डीजेनरेट नहीं करते हैं। सो नाउ वी हैव स्टडीड एंड कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ द embryo sac. So this was the female gametophyte, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फीमेल गैमीट। Now we have to study about pollination.